क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है प्राचीन शब्दावली, एंशिएंट टर्मिनोलॉजी। तो एंशिएंट टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 95% इसी लेक्चर से जब भी क्वेश्चन बनेगा, 5% कहीं से भी बन सकता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो लगभग एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 95 पर फोकस करना है। तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे यानी समझेंगे और कुछ ना कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वैदिक काल में सबसे पहले हम शब्दावलियों को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बार बार पूछा जाता है गविष्ठी। गविष्ठी क्या होता है? इसमें दो शब्द हैं, एक तो है गवि, एक है इष्ठी। तो गवि का मतलब होता है गाय और इष्ठी का मतलब इच्छा होता है प्राचीन में। तो गाय की जो इच्छा रखना है, यानी एक तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गायों की खोज करना। तो गायों की खोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गविष्ठी का। लेकिन गविष्ठी का नॉर्मली एक तरीके से जब गविष्ठी शब्द आता था तो वो युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, कोई इंसान जैसे गाय है उसकी, अब वो कहीं चली गई है। अब उस समय वैदिक पीरियड में गाय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थी, ज़मीन उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थी जितनी गाय थी। अब गाय खोजने गया और किसी ने गाय उसकी बांध ली है, तो वो आपस में क्या होता था? युद्ध होता था। इसलिए गविष्ठी जो टर्म का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। लेकिन जब शाब्दिक अर्थ कभी पूछे तो गाय की खोज करना होगा। लेकिन गविष्ठी का अर्थ किसके लिए प्रयोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब शाब्दिक अर्थ पूछेगा तभी गायों की खोज करना होगा। नॉर्मली किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वो युद्ध के लिए किया जाता था। अघन्या। अघन्या क्या है? अघन्या गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका वध न किया जा सके। ऐसा माना जाता था कि गाय का वध नहीं किया जा सकता, जो करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो अघन्या का अर्थ क्या है? तो गाय है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जिसका वध न किया जाए। तो क्वेश्चन ध्यान से जब पूछेगा तो पढ़िएगा कि वहां पर ये देखिए, इधर वाला जो पार्ट है ये कम ही ऑप्शन में आएगा, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। लेकिन कभी शाब्दिक अर्थ पूछ ले, ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर आंसर मार्क करिएगा। तो अघन्या का मतलब गाय होता है। अर्थ क्या होगा? जिसका वध न किया जाए। पाड़ी। पाड़ी या पानी, तो ये व्यापारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। इनको और क्या माना जाता था? तो इनको पशु चोर भी माना जाता था। पशु चोर। तो अक्सर ये पशु की चोरी करते थे, इसलिए इनको पशु चोर भी माना जाता था। जनरली इसको किस लिए प्रयोग किया जाता था? व्यापारियों यानी ट्रेडर्स के लिए। पानी को कैसे, आप पानी को पानी से याद रख लीजिए। कोई इंसान जो पानी बेच रहा है वो व्यापारी है, ट्रेडर है। बलि। बलि क्या होता था? बलि को हम कर या उपहार के रूप में इसको प्रयोग करते थे, बलि शब्द को। तो बलि का मतलब कर या उपहार होता था। अच्छा, शुरू में क्या था? जब ऋग्वेद काल चल रहा था तो उस समय स्वेच्छा से था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक जब आ गया तो वो अनिवार्य हो गया था। तो शुरू में क्या था? ऋग्वेद काल में स्वेच्छा से चल रहा था। तो इस समय हम वैदिक पीरियड के शब्दों को देख रहे हैं। अच्छा, गाय से संबंधित कुछ शब्दावलियां पूछी जाती हैं, जैसे गविष्ठी मैंने बताया भी। तो गविष्ठी का जो जो शब्द का प्रयोग होता है वो युद्ध के लिए होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गायों की खोज करना। जब खोज करने जाएगा तभी तो युद्ध होगा। एक शब्द होता था गोपा। गोपा या गोपति। तो गोपा में गोप गोपारा है, उसमें पति है, इसमें गोपा है। तो गोपति का मतलब एक तरीके से, अच्छा, राजा को उस समय क्या कहा जाता था? गोपति कहा जाता था, जो गायों की रक्षा करता था। गायों की जो रक्षा करता था, तो उसको हम क्या करते थे? गोपति करते थे या गोपा कहते थे। एक होता था गोमत। गोमत क्या होता था? गोमत माने धनी व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारी गाय हैं उसको हम क्या करते थे? गोमत कहते थे। यानी बहुत सारा मत है गायों का। बहुत, यहाँ पर कई मत हैं गाय के, जैसे अगर ये मतदान करें तो ये बहुत सारे यहाँ पर गाय हैं। तो गोमत से याद रखना है क्या, कि जिसके पास बहुत सारा गाय है तो वो बहुत धनी व्यक्ति है। धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी। दुहिता। दुहिता क्या होता था? जो गाय का दूध दूहती थी उसको हम क्या करते थे? दुहिता। लेकिन अर्थ इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता? दुहिता बेटी के लिए। लेकिन शाब्दिक जब अर्थ पूछे क्या होगा, तो जो गाय का दूध दूहती थी। दुहिता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बेटी के लिए प्रयोग किया जाता था। अघन्या मैंने बताया भी। अघन्या, अघन्या गाय के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब एक तरीके से जिसे मारा न जा सके, नॉट टू बी किल्ड।
तो अघन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गाय के लिए। उसके बाद आता है, अच्छा यहां पर हमने गविष्ठी समझा, गोपा, गोपति, गोमत, दुहिता और अघन्या। तो याद रखिएगा वो शाब्दिक अर्थ जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, जनरली यही पूछा जाता है, युद्ध या पाड़ी का मतलब क्या है, तो बस आपको ऑप्शन देखकर वहां समझ में भी आएगा, बहुत कंफ्यूजन की बात उसमें नहीं है। अतिथि, अतिथि का अर्थ क्या उस समय होता था? अतिथि गोहन के लिए प्रयोग किया जाता था। अब इसमें अतिथि सरल है, गोहन कठिन है हल्का सा, लेकिन बाद में इसका अर्थ बदल कर क्या हो गया? खाने वाला हो गया। अब कोई भी अतिथि है, अतिथि आता है तो दूसरे के घर में खाता ही तो है, तो बाद में अर्थ क्या हो गया? खाने वाला। ये तो याद ही रहेगा आपको। लेकिन अतिथि किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गोहन के लिए। किसके लिए? गोहन के लिए। अच्छा, सभा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, सभा शब्द को? तो कुलीन लोगों की संस्था थी। अब ऐसे समझिए, सभा कौन करेगा? सभा जिसके पास पैसा रहेगा वही तो करेगा। तो कुलीन का मतलब धनी लोग। तो कुलीन लोगों की जो संस्था थी उसको हम क्या कहते थे? सभा कहते थे। तो याद रखिएगा, सभा कौन करता है? सभा तो बड़े लोग करते हैं ना। तो सभा यानी कुलीन लोगों की संस्था, यह राजा को सलाह देती थी, यानी न्याय का काम भी करती थी। तो राजा को सलाह देना, न्याय का काम करना, ये बड़े लोगों का काम होता है। तो सभा बड़े लोग करते हैं, कुलीन लोगों की संस्था थी। समिति क्या है? अब सभा बड़े लोगों की हो गई तो समिति छोटे लोगों की होगी। सभा, सभा नाम ही समझ में आ रहा है कि सभा मतलब बहुत बड़ा चीज हो गया, सभा हुआ है, सभा आयोजित हो रहा है, तो बड़े लोगों द्वारा किया जाता है। समिति क्या है? आम जनता की संस्था। ये क्या है? आम लोगों की संस्था है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, यहाँ पर 5 ही लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो समिति क्या है? आम लोगों की संस्था। अब सभा में कैसे याद रखना है? सभा में 2 ही लेटर हैं, इसमें 3 हैं, तो 3 से याद रखना है कि इसमें ज्यादा है, ज्यादा है तो ये आम लोग होंगे, और सभा में 2 हैं तो कम लोग होंगे, यानी धनी लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आम जनता की संस्था के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो ईशान इसका अध्यक्ष होता था। ये क्या करते थे? तो राजा का चुनाव करते थे। अब जनता क्या करेगी? वो राजा का चुनाव करेगी, पीएम का चुनाव में भाग लेगी, सीएम के चुनाव में भाग लेगी, तो राजा का चुनाव करती थी। विदत, तो सभा सभी विदत बहुत बार पूछा गया। विदत का मतलब क्या है? सबसे पुरानी संस्था। इसमें क्या होता था? लूट का बंटवारा होता था। कभी पूछा जाए कि विदत में महिलाएं भाग लेती थी कि नहीं, तो महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी विदत में। तो ये सबसे पुरानी संस्था थी, इसमें लूट का बंटवारा होता था। तो सभा बड़े लोगों का हो गया, वो राजा को सलाह देती थी, बड़े लोग सलाह देंगे। समिति छोटे लोगों का हो गया, जनता होगा, तो जनता हमेशा क्या करती है? मतदान में भाग लेती है, चुनाव चुनती है राजा को। अध्यक्ष कौन होता था आम जनता समिति में? ईशान होता था। विदत क्या है? सबसे पुरानी संस्था है, इसमें लूट का बंटवारा होता था, महिलाएं भी भाग लेती थी इसमें। बाजपे, रथ दौड़ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, बाजपे का प्रयोग किया जाता था। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये करता था। तो आपने बाजपेयी यज्ञ भी सुना होगा, जिसमें एक घोड़ा भेज दिया जाता है। अब जो युद्ध वो रोकता है तो कहीं ना कहीं वो युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। तो वाजपेयी रथ दौड़ के लिए किया जाता था। तो अतिथि हो गया, अतिथि गोहन के लिए प्रयोग किया जाता था। सभा कुलीन लोगों की संस्था थी, समिति आम लोगों की संस्था थी, और विदत सबसे पुरानी संस्था थी। वाजपेयी रथ दौड़ था। अब कुछ प्राचीन कृषि और फसलों संबंधित हैं, जैसे यव। यव किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यव जौ के लिए किया जाता था। आप यव ऐसे भी लिख सकते हैं, यव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यव मतलब जौ। तो सिंधु घाटी और वैदिक दोनों में ये यव किसके लिए प्रयोग होता था? जौ के लिए प्रयोग होता था। ब्रीही, ब्रीही किसके लिए होता था? चावल के लिए होता था। कैसे याद रखना है? अब चावल कैसे होता है आप देखेंगे कि कॉर्नर पे क्या होगा, ये भी आकार का है, यहाँ भी भी है और यहाँ भी। तो ब्रीही याद रखना है, इसमें भी है। देखिए कुछ न कुछ तो उसमें लगाना ही पड़ेगा दिमाग, जिससे याद रहे। टर्म इतने ज्यादा हैं तो पूरा याद रखना तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। व्रीहि में क्या है? इसमें भी है, व्रीहि में भी है। तो चावल में इधर भी होता है, इधर भी होता है, चावल के जो शेप होता है। तो चावल के लिए व्रीहि प्रयोग होता था। गोधूम, गोधूम किसके लिए प्रयोग होता था? अब गोधूम मान लीजिए कि मार्केट में अब गेहूं ही कहीं नहीं मिल रहा है,
तो धूम मच जाएगा चारों तरफ। अगर गेहूं मार्केट में ना मिले, रोटी इंसान न खाए, तो धूम तो मच ही जाएगा चारों तरफ। तो गोधूम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गेहूं के लिए। इच्छु, अब देखिए जो मैं बता रहा हूं, अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना, तब आपको वो चीजें याद आएंगी। अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तब। इच्छु, इच्छु का मतलब क्या है? इच्छु का मतलब जैसे आप जाते हैं मार्केट में, तो मान लीजिए कहीं दुकान लगा है, अब इस समय गर्मी आने वाली है, तो हर जगह गन्ने की दुकान, गन्ने की रस की दुकान दिखाई देगी आपको। तो आपका इच्छा तो करेगा ही कि गन्ना का रस पी लें गर्मी में। कुछ लोगों को नहीं भी कर सकता, लेकिन इच्छा तो करेगा ही। तो इच्छा किसके लिए कर रहा है? गन्ना के रस के लिए, यानी शुगर केन के लिए। तो इच्छु किस लिए शब्द का प्रयोग होता था? गन्ना के लिए प्रयोग होता था उस समय। गोधूम, धूम मच रहा है, गेहूं के लिए, गेहूं नहीं है मार्केट में। ब्रीही, चावल के लिए या वो जौ के लिए। अब कुछ और कृषि शब्दावली जैसे उर्वर। उर्वर से तो आप सिंपल समझ सकते हैं, उर्वर का मतलब फर्टाइल होता है। फर्टाइल भूमि यानी उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? फर्टाइल लैंड को उर्वर कहते हैं। सीता क्या होता है? सीता का मतलब जैसे खेत में जो हल का निशान, जैसे मान लीजिए ये खेत है, अब खेत में हल चल रहा है, तो ये हल का निशान पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसी को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं, सीता। अच्छा, सीता माता से भी आप समझ सकते हैं। तो हल की रेखा होती है राजकीय भूमि, यानी क्राउन लैंड को हम क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। खिल्ल क्या है? अब खिल्ल बंजर भूमि है। अब मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, या आपके पास जो भूमि है, अब बार बार आप कोई पौधा लगा रहे हैं, वो खिल ही नहीं रहा है। बार बार कर रहे हैं खिल खिल, लेकिन वो खिल ही नहीं रहा है। यानी उस मतलब एक तरीके से वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, खत्म हो जा रहा है लगाने के कुछ समय बाद। तो खिल खिल बार बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बंजर भूमि है, तभी तो आपको बार बार खिल खिल करना पड़ रहा है, नहीं तो वो खिल जाता। अगर अच्छा यानी उर्वर भूमि होता तो वो तो खिल जाता उसमें पौधा, लेकिन खिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब बंजर भूमि है। तो खिल को कैसे याद रखना है? बंजर भूमि से। सीता का मतलब हल की रेखा। लांगल, लांगल में क्या है? पीछे गल है, और गल से क्या याद रखना है? हल। गल से क्या याद रखना है? हल। हम गल का मतलब होता है बात करना पंजाबियों में। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान गया है, अब एक पंजाबी दूसरे के घर गए हैं, वहां मांग रहे हैं कि भैया, बात कर रहे हैं लेकिन हल उनको चाहिए। तो बात करने के बाद क्या चाहिए? हल चाहिए। गल किस लिए कर रहे हैं? गल एक दूसरे से किस लिए कर रहे हैं? हल के लिए कर रहे हैं। तो लांगल, गल से याद रखना है हल। करिस, अब करिस को कैसे याद रखना है? क्रिस का गाना सुनेगा, तो क्रिस को याद रखना है, जो क्रिस फेमस हुआ है। तो मान लीजिए वो, उसी को हम, उसको कैसे रिलेट करना है कि वो पहले कूड़ा उड़ा बीनता था, और बाद में गाना गाते गाते फेमस भी हो गए। तो वो गोबर में पड़ा या कहीं पर कुछ भी कूड़ा पड़ा है, तो वो बीन लेता था। तो एक बार मैंने वीडियो में देखा भी था कि वो गोबर में कुछ पड़ा हुआ था, वहां से बीन रहा था। तो उसी से आपको याद रखना है कि करिस, करिस का संबंध किससे? गोबर की खाद से। कोई दिल पर नहीं लगा, केवल नॉर्मली ऐसे बात आ रहा हूँ। मैंने कभी देखा नहीं था कि वो गोबर में बीन रहा है कुछ भी। तो करिस से याद रखना है, गोबर की खाद के लिए प्रयोग किया जाता था करिस। लांगल में गल है तो हल के लिए होता था। सीता किसके लिए होता था? हल की रेखा के लिए होता था। खिल के लिए बंजर भूमि, और उर्वर के, उर्वर उपजाऊ भूमि के लिए। उसके बाद अब गुप्त काल देखिए, मौर्य काल में कुछ जो पद हैं, जो पद वाले वीडियो हैं, जैसे सीता अध्यक्ष या कौन से अध्यक्ष किसको कहते हैं, तो वो हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर उसको छोड़कर, प्रशासन को छोड़कर जो शब्दावली उसको देख रहे हैं, तो मौर्य वाला बाद में देखेंगे। अब गुप्त काल के बारे में देखते हैं। तो कर और अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ है, जैसे विष्ठी। तो विष्ठी का मतलब होता है बेगार प्रथा, यानी बेगार यानी जबरन मजदूरी कराना, बिना वेतन के श्रम जो करता है इंसान। जैसे कोई इंसान श्रम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? विष्ठी। कैसे याद रखना है? अब जैसे, अब किसी कोई भी इंसान जो देखेगा कि मेहनत कर रहा है सामने वाला, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे सृष्टि में ये बना ही क्यों? सृष्टि में ये, सृष्टि में ये बना ही क्यों? वृष्टि, ये विष्टि सृष्टि में बना ही क्यों? क्योंकि देखकर आपको बेकार लग रहा है, बेगार लग रहा है। तो बिना वेतन वाला जो श्रम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विष्टि कहते हैं। अब बिना वेतन वाला श्रम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे अपने से प्रश्न आप कर रहे हैं कि सृष्टि ने इसे बनाया ही क्यों, विष्टि को।
तो वेष्टि का मतलब क्या होता है? बिना श्रम वेतन के श्रम करना। भाग, भाग क्या होता है? भू राजस्व उस समय लगता था, टैक्स लगता था भूमि पे। कितना लगता था? तो 1/6 हिस्सा लगता था गुप्त काल में। तो भाग क्या होता था? टैक्स लगता था 1/6, याद रखिएगा। उद्रंग, उद्रंग मतलब ऊपरी कर के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? उद्रंग शब्द। अतिरिक्त जो टैक्स लगता है, एडिशनल टैक्स। टैक्स तो लग रहा है, उसके बाद भी जो टैक्स लग रहा है उसको क्या करें? उद्रंग। अब सोचिए, टैक्स लग रहा है तो आप जो कपड़ा कुछ जो भी पहन रहे हैं, अब नहीं और पैसा लग रहा है, ऊपर ही कर रहा है, तो आप उधरंग कपड़ा पहनने लगे, कमाई अगर ज्यादा नहीं है। क्या पहनने लगेंगे? उधरंग। उधरंग मतलब कलरलेस। तो उधरंग, उधरंग से क्या याद रखना है कि उधरंग, उधरंग कब कपड़ा पहनेंगे? जब आपको और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऊपरी टैक्स और देना पड़ेगा। टैक्स तो दे रहे हैं, और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको कपड़ा तक नहीं खरीदने का पैसा बचेगा, तो आप उधरंग कपड़ा पहनेंगे। तो भाग भू राजस्व के लिए 1/6। सृष्टि ने वृष्टि बनाई ही क्यों? क्योंकि वो बेकार बेकार पथा है एकदम। उदरंग, उदरंग मतलब ऊपरी टैक्स। अग्रहार, अग्रहार क्या होता था? ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देने वाली भूमि। ये गुप्त काल की बात हो रही है। यहां पर अग्रहार का मतलब क्या है कि ब्राह्मणों और मंदिरों को जो दान देने वाली भूमि थी, उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो वो ब्राह्मण और मंदिरों को दान देने वाली भूमि को हम अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। दिनार, दिनार क्या होता था? सोने के सिक्के के लिए क्या प्रयोग होता था? दिनार होता था। अगर ऐसे ही समझिए, आपके पास चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, तो आप किसको बेच सकते हैं? चांदी का सिक्का आप ज्यादा बेचना चाहेंगे, क्योंकि इसका रेट उतना नहीं बढ़ता, इस बार भले बढ़ गया है, लेकिन सोने का क्या होता है? रेट बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करेंगे? सोने का सिक्का नहीं बेचना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे? बहुत दिन तक रखे रहेंगे। क्या करेंगे? बहुत दिन तक, बहुत दिन तक रखे रहेंगे। तो दिन से क्या याद रखना है? सोने के सिक्कों को बहुत दिन तक लोग रखे रहते हैं। तो दिनार, दिनार सोने के सिक्के के लिए प्रयोग होता था। रूपक क्या होता था? चांदी के सिक्के के लिए प्रयोग होता था। अब रूपक यहाँ पर एक देखिए कि बहुत सारे लोग जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं? दिवाली पर सिक्का खरीदते हैं चांदी का, और उस पे भगवान गणेश की वो कुछ न कुछ मूर्ति बनी होती है या फिगर बनी होती है। तो इसी प्रकार से याद रखना है कि रूपक, रूप किस पर बना होता है? चांदी के सिक्के पर हमेशा रूप बना होता है। ज्यादातर लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं दीपावली के आसपास। तो रूपक से किसका संबंध है? चांदी के सिक्के से संबंध है। तो गुप्त काल में भूमि अनुदान और वेष्टि बेगार का भी उल्लेख मिलता है। तो आप वेष्टि समझे, भाग समझे, उदरंग समझे, अग्रहार समझे, दिनार और रूपक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब गुप्त काल में भूमि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब गुप्त काल में एक होता था क्षेत्र। क्षेत्र मतलब नॉर्मल भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त है, उसको हम क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। अच्छा, पहले भी हमने देखा खिल्ल किसको कहते थे? बार बार कह रहे हैं, खिल ही नहीं रहा है, खिल्ल खिल्ल कह रहे थे। तो क्योंकि वो क्या है? बंजर भूमि है, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। वह भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है उसे हम क्या कहते थे? बंजर भूमि। एक होता था अपरहत। अपरहत क्या होता था? अपरहत। अपरहत आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपहरण नहीं थोड़ा बोल लग रहा है? अपरहत तो जंगली या बिना जोती गई भूमि होता है। ज्यादातर अपहरण जो पशु वशु होते हैं उसका एक तरीके से अपहरण शिकारी कहाँ करते हैं? अपहरण करना है, पकड़ते हैं। आपको याद रखना है, अपहृत का मतलब होता है जंगल या बिना जोती गई भूमि। तो जंगल में जाकर शिकारी क्या करते हैं? पशुओं का एक तरीके से अपहरण करते हैं। इस हिसाब से आपको याद रखना है उसको। बस्ती का मतलब क्या होता है? जो रहने लायक भूमि नहीं है। अच्छा सॉरी, जो रहने लायक भूमि है उसको हम कहते हैं बस्ती। आज भी वही है, बस्ती में लोग रहते हैं। गोपत सरह, गोपत सरह किसके लिए प्रयोग होता था? जो गो है, तो गो से क्या समझना है? गाय जहां चरती है। तो पशुओं के चरने के लिए भूमि जो होती है उसको क्या कहते थे? गोपत सरह कहते थे। गोपत सरह। बस्ती। अपहृत का मतलब होता है अपहरण से याद रखना है कि जंगल वाली जो भूमि होती थी या बिना जोती गई भूमि। खिल का मतलब जहाँ खिल ही नहीं रहा है, उल्टा है, खिल खिल कर रहा है लेकिन खिल नहीं रहा है, बंजर भूमि है। क्षेत्र का मतलब उपयुक्त भूमि। अब कुछ और शब्दावली है जैसे अग्रहार। अग्रहार हमने पहले भी देखा कि जो ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी,
या मंदिरों में गुप्त काल में, उसको हम अग्रहार कहते थे। वह भूमि या गांव था जो पूरी तरह से ब्राह्मणों को दिया जाता था। अच्छा, इस पर टैक्स लगता था? तो टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था। प्रशासनिक नियंत्रण भी अक्सर ब्राह्मणों को दे दिया जाता था। एक होता है अक्षय निवि। अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, और निवि का मतलब क्या होता है? निवि का मतलब एक तरीके से नया समझ सकते हैं। निवि का मतलब न्यू समझिए, न्यू यानी बेस। तो अक्षय निवि का मतलब होता है जो बेस करे वो क्षय न हो, ऐसा बेस जो क्षय न हो। तो यह किसके लिए प्रयोग होता था? परपेचुअल इंडोमेंट के लिए होता था। परपेचुअल का मतलब जो कंटिन्यूअस हो, अनंत तक चले। एंडोमेंट का मतलब मूलधन। तो परपेचुअल मूलधन का मतलब अनंत तक जो चले। तो अक्षय निवि का मतलब ही यही होता था कि इसमें भूमि का दान इस शर्त पर दिया जाता था कि उसका जो मूल है कभी खर्च नहीं किया जाएगा, यानी जो मूल धन है वो तो परपेचुअल रहेगा, यानी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अक्षय मतलब उसका क्षय नहीं होगा। जो बेस है, बेस का मतलब मूलधन जो है उसका क्षय नहीं होगा, लेकिन जो इनकम होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो अक्षय निवि का मतलब यही होता है कि इसमें भूमि का दान इस शर्त पर दिया जाता था कि जो आप कैपिटल है, यानी जो मेन भूमि है उसका क्षय नहीं होना है, लेकिन जो उस पर आय जनरेट कर रहे हैं, जो पैदावार हो रहा है, उसको आप खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अक्षय निवि। भुक्ति एक होता था। गुप्त काल में ये प्रशासनिक इकाई थी। तो भुक्ति याद रखिएगा, गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई को भुक्ति कहते हैं। बाकी हम प्रशासन वाले वीडियो में भी देखेंगे तो भुक्ति बहुत बार पूछा गया है। ये गुप्त काल की एक प्रशासनिक इकाई थी। उपरिक भी था। उपरिक भी भुक्ति के जो राज्यपाल होते थे उसको हम क्या कहते थे? उपरिक कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसको हम भुक्ति कहते थे, लेकिन उस एक तरीके से उसको जो रेगुलेट करता था वो कौन होता था? भुक्ति के राज्यपाल को कहा जाता था। उपरिक कौन होता था? जो भुक्ति को चलाता था उसको हम भुक्ति के राज्यपाल को ही हम उपरिक कहते थे। उपरिक एक पोस्ट था, याद रखिएगा। प्रशासनिक पद संगम काल में कुछ बात करें तो उर। उर को कैसे याद रखना है? उड़ कर जा। उड़ कर जा। उड़ कर कहाँ जाए? गांव में जा। उड़ कर गांव जा कैसे याद रखना है? उड़ कर गांव जा। उड़ कर कहाँ जाएगा? गांव में जाएगा। तो उर का मतलब क्या होगा? गांव होगा। उर का मतलब गांव होगा। कहाँ उड़कर जाएगी चिड़िया? ये गांव में जाएगी। उसके बाद नाड़ू। तो उर से बड़ा क्या होता था? नाड़ू होता था। उर होता था आम सभा, ये गांवों का समूह होता था। ये क्या है? उर है। अगर दो तीन उर मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नाडु हो जाएगा। जैसे तमिलनाडु आप सुनते हैं, संगम कहाँ पर था? साउथ में था संगम काल। तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते थे, गांवों के समूह को। उसके बाद उससे ऊपर क्या होता था? बड़ा क्षेत्र जो होता था उसको वलनाडु कहते थे। कमिश्नरी क्षेत्र था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुत बड़ा नहीं, मतलब इससे इसकी तुलना में बड़ा था, तो उसको हम वलनाडु कहते थे। नाड़ू में कुछ जुड़ रहा है तो उससे तो बड़ा होगा, वलनाडु हो जाएगा। तो ये क्या होगा? वलनाडु। और इससे भी ऊंचा जो होता था वो इतना बड़ा होता था, प्रांत के बराबर, जैसे स्टेट के बराबर, उसको हम क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। तो ये सबसे बड़ी इकाई थी मंडलम। तो आपको याद रखना है उड़ सबसे छोटी है। उड़ का मतलब उड़कर गांव जा, गांव से संबंधित है। उड़ उड़ से ऊपर नाडु है। नाडु क्या है? जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत सारे तमिल समुदाय जैसे हैं, उनको मिलाकर बना है। तो तमिलनाडु क्या है? नाडु का मतलब गांव का समूह होता है। वलनाडु क्या है? वलनाडु कमिश्नरी, यानी उससे बड़ा क्षेत्र हो गया। और मंडलम क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो संगम कालीन की ये प्रशासनिक व्यवस्था है। तो उर, नाडु, वलनाडु, मंडलम, छोटे से बड़ा का यही क्रम है। अच्छा, संगम काल में सामाजिक वर्ग की बात करें तो एक होता था वेल्लाल, एक होता था कड़ैसियार। ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। आप कभी भी अगर पेपर दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। तो वेल्लाल क्या होता है? धनी किसान को हम क्या कहते थे? वेल्लाल कहते थे। पहले क्या होता था? पानी के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? वेल यानी कुआं का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब वो क्या है, पहले उसी के घर में कुआं होता था या बाहर सामूहिक कुआं होता था? मान लीजिए उसके घर में कुआं है, अब वो कुआं में क्या भर रहा है?
पैसा भर रहा है, पूरा पैसे से भरा हुआ कुआं है उसके पास। तो जो वेल है वो क्या है, यानी उसका जो कुआं है वो पूरा पैसे से भरा है, तो इसके लिए उसको क्या करेंगे, वेल्लाल कहेंगे। पहले तो लगभग सब किसानी ही करते, तो सिर्फ याद क्या रखना है, वेल जो है कुआं है वो पैसे से भरा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धनी किसान को हम क्या कहते थे, वेल्लाल कहते थे। क्या कहते थे, वेल्लाल। वेल उसका पूरा पैसे से भरा है। कड़ैसियार क्या होता था, भूमिहीन जो मजदूर होते थे उसको हम कड़ैसियार कहते थे। जैसे जिनके पास भूमि नहीं है वो दूसरे की भूमि पर जाएंगे, अब दूसरे की भूमि पे जाएंगे तो कभी ना कभी सियार भी देखने को मिलेगा उनको। अपनी भूमि पे नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखना इस प्रकार कि कोई भी इंसान जिसके पास भूमि नहीं है वो दूसरे की भूमि पे जब भी जाता है उसको सियार ही देखने को मिल जाता है, फिर भाग आता है घर। तो सियार से याद रखना है, कड़े सियार का संबंध किससे है, भूमिहीन मजदूर से। या दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कि खेत के कड़े मतलब किनारे होता है, जो काम करने वाले होते हैं उसे हम कड़े सियार कहते हैं। यानी वो भूमि, उनके पास भूमि नहीं होती, वो खेत के किनारे काम करते हैं। तो भूमिहीन मजदूर जिसके पास, सबसे अच्छा है ये कि याद रखिए, भूमिहीन मजदूर जब दूसरे के खेत में काम करने जाएगा तो उसको सियार ही दिख जा रहा है, तो कड़े सियार उसी से याद रखना है। तो वेल्लाल क्या होता था, समाज का प्रभावशाली वर्ग था, और कड़े सियार खेतों में जो श्रमिक होते थे। तो वेल्लाल धनी किसान होते थे, पैसा होता था, वेल पूरा क्या भरा है, पैसों से भरा है। अब एक होता था मूवेंदर। मूवेंदर क्या होता था, तीन ताज पहनने वाले जो राजा थे उसको मूवेंदर कहते थे। तो तीनों का जो समूह है एक तरीके से उसी को हम, तीन राजाओं का समूह, उसे हम मूवेंद्र कहते थे। तो उस समय तीन थे टोटल संगम में, चोल चेर पांड्य। तो यहाँ चेर थे, यहाँ चोल थे, और यहाँ तमिलनाडु वाले पार्ट में पांड्य थे। तो इनका कुछ साइन भी होता है, पूछा जाता है। चोल यहाँ पर थे शेर वाला साइन, टाइगर कह सकते हैं, शेर नहीं था टाइगर था। और चेर का जो था वो धनुष तीर था। क्या था, धनुष और तीर। और पांड्य का क्या था, मछली था। तो याद कैसे रखना है कि मान लीजिए अब यहां पर चेर हैं, यहां पर चोल हैं, और यहां पर पांड्य हैं। तो ये चेर जो है, चेर क्या कर रहा है, चेर के पास है धनुष और तीर है, धनुष और तीर है, और यहां पर मछली है। तो मछली में डायरेक्ट निशाना लगा रहा है, क्योंकि पानी तो है ही अगल बगल में, तो मछली में निशाना लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पांड्य वाला क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, धनुष तीर। और जैसे यहाँ से ये यहाँ पर गए तुरंत इनको टाइगर खा लेगा। तो यहाँ पर क्या है, धनुष तीर, धनुष तीर से मछली मारेंगे, आगे जाएंगे तो टाइगर खा लेगा। तो इसी प्रकार से याद रखना है, चेर चोल पांड्य। अशोक के शिलालेखों में इनका जिक्र मिलता है मूवेंदर का, और संगम साहित्य शिलप्पाधिकारम में भी मिलता है। तो शिलप्पाधिकारम को लिखा किसने है, तो इलंगो ने लिखा है, आदिगल इलंगो। प्राचीन भारत में भूमि अनुदान के कुछ प्रकार हैं जो खास तौर से चोल काल में फेमस थे। एक होता था ब्रह्मदे। ब्रह्मदे क्या होता था, ब्राह्मणों को जो उपहार दी गई भूमि है ये भी टैक्स फ्री होती थी। तो क्या होता था, ब्रह्मदे। तो ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को हम क्या कहते थे, ब्रह्मदे कहते थे। यहाँ पर ब्रह्मा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण से संबंधित है, जो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि होती थी। वेल्लन वगई क्या होता था, अब वेल्लन मैंने पहले भी बताया कि वेल्लन का मतलब क्या होता है, किसान होता है उस समय। और वेल्लन वगई को कैसे याद रखना है कि जो गैर ब्राह्मण किसानों के मालकियत में भूमि थी। ब्रह्मदे क्या है, ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। लेकिन वेल्लन वगई क्या है, वो गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण किसानों की मालकियत वाली भूमि को वेल्लन वगई कहते थे। साला भोग क्या है, आपने सुना भी होगा, पहले क्या कहते थे हम लोग हिंदी में, पाठशाला गए हैं पढ़ने। कहाँ गए हैं, पाठशाला। तो साला से याद रखना है साला भोग। तो किसी विद्यालय के जो रख रखाव के लिए दी गई भूमि को हम क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। देवदान या तिरुन मत्तुकनी। तो देवदान क्या होता था, मंदिरों को दान दी गई भूमि को देवदान कहते थे। ये सब चोल काल की बात हो रही है। जबकि गुप्त में क्या था, ब्राह्मणों के लिए अग्रहार था। अग्रहार या मतलब ब्राह्मणों और मंदिरों को जो दिया जाता था अग्रहार कहते थे। लेकिन ये चोल में क्या कह रहे हैं, देवदान या ब्रह्मदेय कह रहे हैं। पल्ली चंदम कैसे याद रखना है, ये जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि थी। तो मैं जहां पर रहता हूँ वहां से दूर, थोड़ी सी दूर पर एक दुकान है
जिनका नाम है पल्ली। क्या नाम है? पल्ली नाम है। वो समोसा वमोसा बेचते हैं, काफी फेमस है। तो पल्ली के यहाँ मैं क्या करने जाता हूँ? समोसा खाने जाता हूँ। अब वो हैं क्या? अगर उनकी जाति पूछें वो किस धर्म से हैं, तो वो जैन धर्म से हैं। किससे हैं? जैन धर्म से। तो आपको इमेजिनेशन करना है कि हम जैसे पल्ली की दुकान पे जा रहे हैं समोसा खाने, तो वो पल्ली किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन संस्थाओं को दान दी जाने वाली भूमि को हम पल्ली चंदम कहते थे। तो याद रखिएगा, पल्ली के यहाँ हम समोसा खाने जाते हैं तो वो जैन धर्म से संबंधित है। मूवेंदा वेलन, मूवेंद्र वेलन, ये क्या होती थी? एक प्रतिष्ठित ये भी उपाधि होती थी। देखिए, मूवेंदर अलग है। मूवेंदर का मतलब है कि 3 राजाओं का समूह, जबकि मूवेंदा वेलन का मतलब क्या है? वेलन इसमें जुड़ गया तो वेलन मतलब किसान। तो 3 राजाओं की सेवा करने वाले जो किसान होते थे, किसान मतलब वेलन होते थे, उसको हम क्या कहते थे? मूवेंद्र वेलन कहते थे। वेलन का मतलब किसान, लेकिन मूवेंदर का मतलब होता है 3 राजाओं का समूह। 3 राजाओं की जो सेवा करेगा वो क्या होगा? मूवेंद्र वेलन। मूवेंद्र का मतलब 3 समझिए, वेलन का मतलब किसान। तो 3 राजाओं की सेवा करने वाले जो किसान होते थे, एक तरीके से उस समय सम्मानजनक पोस्ट होता था। तो याद रखिएगा, मूवेंद्र वेलन का मतलब किसान होता था। कैसा किसान? तो धनी किसान होता था। तो धनी भूस्वामियों को ये पोस्ट दिया जाता था। मूवेंद्र वेलन उसको कहा जाता था। एक तरीके से ऊंचा पद था उस समय। एक और क्या याद रखना है संबंधित? अरयार। अरयार क्या है? तो अरयार का मतलब होता है प्रधान। अरे यार तुम तो प्रधान बन गए, ऐसे बोलना है। अरे यार तुम तो प्रधान बन गए। तो एक तरह की ये भी उपाधि होती थी। तो मूवेंद्र वेलन क्या होता था? धनी किसानों को कहा जाता था। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पीपीटी को टेलीग्राम पे जाकर एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।